साथियों, देश में एक लंबे समय से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगातार जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हिस्सेदारी मिले, इस बात को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक दशक से इस मुहिम को बहुत ज्यादा तेज किया गया है और लगातार देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। इस बात को लेकर लगातार कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा पिछले दिनों इसको लेकर 2 बार भारत बंद का आह्वान किया जा चुका है। वहीं देश भर में लगातार जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस बात को लेकर के यात्राएं भी चलाई जा रही हैं। इन तमाम बातों का नतीजा ये निकला कि आज जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है और जो संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आज राजनीति में विमर्श का विषय बन गया है। सभी दलों को इस मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है और इस मुद्दे पर जो पहले लोग विरोध करते थे, अब मुखर होकर के विरोध करने की स्थिति किसी दल की नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक लंबे समय से जाति आधारित जनगणना को रोक कर रखने का काम करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी आज बहुत मुखर होकर इस मुद्दे पर बोलने का काम कर रही है कि देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस देश में जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज देश में जाति आधारित जनगणना करते थे। 1931 के जनगणना के आंकड़े को आखिरी सही डाटा माना जाता है, क्योंकि 1941 में जब अंग्रेज जनगणना कर रहे थे तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के शामिल होने की वजह से द्वितीय जनगणना जो 1941 की जनगणना थी वो प्रभावित हुई और इसलिए उसका पूरा डाटा नहीं आ पाया। इसलिए जो 1931 की जनगणना का आंकड़ा है उसे ही आखिरी जनगणना का आंकड़ा माना जाता है और उसके आधार पर ही बहुत सारी चीजों का आकलन किया जाता है। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया और तब से लेकर नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी हो, नरसिम्हा राव हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर 2011 में मनमोहन सिंह और अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन सभी लोगों ने जाति जनगणना को रोक कर रखा हुआ है। इन्होंने जाति जनगणना करने का फैसला, ओबीसी की जनगणना करने का फैसला नहीं लिया। 2010-11 में जब भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 51,000 कार्यक्रम पूरे भारत में इस बात को लेकर लगाए गए कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है, तो इससे जो एक चेतना निर्माण हुई, इस चेतना की वजह से देश के पार्लियामेंट में जो ओबीसी के नेता थे उन्होंने इस बात पर बवाल खड़ा कर दिया कि जानवरों की गिनती होती है, हमारी गिनती नहीं होती है, और पार्लियामेंट को बंद कर दिया। बहुत हंगामा होने के बावजूद भी जाति आधारित जनगणना कराने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में आश्वस्त किया कि वो जाति आधारित जनगणना कराएंगे, लेकिन बाद में इस पर फैसला करने के लिए जो कमेटी गठित की गई उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बनाया गया और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को छुपा दिया गया या टाल दिया गया या इस मुद्दे पर गुमराह कर दिया गया कि हम तो जनगणना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था। आज भी राहुल गांधी मंचों से बोलते हैं कि 2011 में उनकी सरकार ने जाति आधारित जनगणना किया था, जो कि गलत है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया था जिसकी रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं की गई। तो कुल मिलाकर के लगातार चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों चाहे बीजेपी की सरकारें रही हों, वो जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम कर रही हैं और लगातार रोक कर रखा हुआ है। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी की जनगणना और जाति आधारित जनगणना करने के लिए तैयार नहीं है।
और लगातार इसको लेकर के देश में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी जनगणना को ही रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि जो जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि अगर हम जनगणना करेंगे और उसमें जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे तो इसको लेकर देश में बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। और अगर देश में इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होगा तो 2024 का चुनाव में ओबीसी का वोट हमको नहीं मिलेगा और हम चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए वो पूरी की पूरी जनगणना को ही रोक करके रखे हुए है। लेकिन इधर जिस प्रकार से चुनावों में जाति आधारित गिनती के मुद्दे को हवा दिया जा रहा है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में जाति आधारित सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट भी पब्लिश कर दिया। बिहार पहला राज्य ऐसा बन गया जिसने जाति आधारित सर्वे भी किया और सर्वे करके उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश किया और उस रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंट करते हुए जो बिहार में रिजर्वेशन है उसको बढ़ा करके 65% कर दिया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अगर उसके साथ जोड़ लें तो ये 75% तक ये पहुंच गया है। तो इस प्रकार से देश में जो चीज़ें चल रही हैं और जिस प्रकार से देश में ओबीसी के हक अधिकार के मुद्दे उठ रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो देश में लंबे समय से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, भारत मुक्ति मोर्चा हो, वामसेफ हो और तमाम जो सहयोगी संगठन हैं, तमाम जो संगठन हैं, उनके माध्यम से लगातार जो इस अभियान को, इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, उसका नतीजा है। लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि केवल स्टेट गवर्नमेंटों के द्वारा सर्वे करने से ये काम नहीं चलेगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंसस एक्ट 1948 में संशोधन करके उसमें जाति का कॉलम जोड़ करके उसके आधार पर जाति आधारित जनगणना जब होगी तो देश भर में इसका बहुत बड़ा फायदा ओबीसी, एससी, एसटी समाज को होगा। तो इसलिए इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने का काम जारी रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो लोग पिछले लंबे सालों से रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे, जो लोग पिछले समय बहुत दिन से जनगणना का विरोध कर रहे थे, ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण का विरोध कर रहे थे, आज वही लोग आरक्षण के समर्थन में उतर आए। कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने बयान दिया कि 200 साल तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। अभी राहुल गांधी लगातार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में ये लोग चाहते हैं कि देश में रिजर्वेशन लागू हो, ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हक अधिकार मिले? ये उस चेतना का परिणाम है जो समाज में आज स्थापित हो रही है। अब इनको ये लग रहा है कि अगर हम ये बातें नहीं बोलेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा, इसलिए ये बोलने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ बहुत ही तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने इसको शुरू किया 92 में, 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, तब ओबीसी को आरक्षण मिला। वहीं 90 से ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण आई और बड़े पैमाने पर निजीकरण की पॉलिसी बनी। और तब से लेकर के अब उस पॉलिसी में जब से बीजेपी की सरकार बनी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है और बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे हो, या फिर बीएसएनएल हो, या फिर तेल की कंपनियां हो, या बंदरगाह हो, या फिर एयरपोर्ट हो, ऐसे तमाम जो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के डिपार्टमेंट थे, जो कंपनियां थी और जिनमें बहुत ज़्यादा रोजगार था, उसमें हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। या तो ठेके पट्टे से रोजगार दिया जा रहा है, ठेका प्रथा से रोजगार दिया जा रहा है, या तो संविदा के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। संविदा भी लगभग समाप्त हो गई, अब ठेका प्रथा के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है, तो जो कि रोजगार नहीं है बल्कि नौजवानों का शोषण है। तो लगातार एक तो निजीकरण किया जा रहा है, औने पौने दाम में सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में दिया जा रहा है, या फिर उसमें जो नौकरियां हैं उन नौकरियों को ठेका प्रथा के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो रही है, एक तरफ रिजर्वेशन पर इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, एक तरफ ये
कहा जा रहा है कि हम बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं, सबको सबका हक मिलना चाहिए, ओबीसी को भी उसका हक मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ये बड़ा बड़ा भाषण करने वाले ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि अब तो निजीकरण होगा। जब निजीकरण में नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो ओबीसी एससी एसटी को उनकी जितनी संख्या है उतना आरक्षण देकर खुश करते रहो, उनको खुश रहेंगे कि हमको हमारा हक मिल गया। लेकिन जब नौकरियां ही नहीं हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर कहाँ रोजगार मिलेगा, कहाँ जाएंगे वो? जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन बढ़ रहा है, वो कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि निजीकरण से रिजर्वेशन जीरो हो रहा है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, निजीकरण लगातार कर रही और निजीकरण के माध्यम से रिजर्वेशन को जीरो कर रही है। वहीं दूसरी तरफ रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग कर रही है, रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रही है। एक तरफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करना, दूसरी तरफ निजीकरण करके रिजर्वेशन जीरो करना। चूँकि रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है, उसको बेचा जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ ठेका प्रथा लागू किया जा रहा है, तो रिजर्वेशन जीरो हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को भी तमाम देश के जो लोग हैं, जो शोषित उपेक्षित वंचित समाज के लोग हैं, उन लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है और इसके आधार पर आने वाले समय में जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। अब जब देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है, निजी क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं, तो अब एससी एसटी ओबीसी के नौजवानों को निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओबीसी एससी एसटी को केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी निजी क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं सब सरकारी मदद से डेवलप हो रहे हैं और सरकारी मदद गवर्नमेंट पब्लिक के टैक्स के पैसे से कर रही है। अगर पूंजीपतियों को गवर्नमेंट पब्लिक के टैक्स के पैसे से मदद कर रही है तो जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको पूंजीपति अपने यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो ये लागू करवाना पड़ेगा। इसके लिए एक तो आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि निजीकरण को इसलिए नहीं बढ़ावा दिया जा सकता कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर दिया जाए या इसकी लड़ाई लड़े, लेकिन दूसरी बात यह है कि निजीकरण को रोकने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर निजीकरण नहीं रुकेगा तो आने वाले समय में भारत के अंदर भारत कहाँ है ये खोजना पड़ सकता है। और जो तमाम सुविधाएं हैं, चाहे एजुकेशन की सुविधा हो, चाहे हेल्थ की सुविधा हो या परिवहन की सुविधा हो, तो ये सारा जब गवर्नमेंट सेक्टर में है तो पब्लिक को सुविधाजनक तरीके से जो आवश्यकताएं हैं पब्लिक की वो पूरी हो रही हैं। अगर वही प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो आम आदमी के पास में वो स्थिति नहीं है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कर ले। आम आदमी के पास में वो स्थिति नहीं को अपने बच्चे को डोनेशन दे करके या महंगी फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा ले। तो ये जो स्थिति है, इसलिए इसको रोका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निजी क्षेत्र निजीकरण को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो जो निजी क्षेत्र हैं उसमें ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जो गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, डिपार्टमेंट हैं, उद्योग हैं, उनको निजी क्षेत्रों में जाने से रोकना होगा। तो आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर भी आंदोलन करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आने वाले समय में निजी क्षेत्र में ओबीसी को एससी एसटी को आरक्षण मिले और निजीकरण पर रोक लगे, इस मुद्दे को लेकर आने वाले समय में बड़े आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके लिए आप सभी लोगों से साथ सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।